सनत नगर निर्वाचन क्षेत्र के अमीरपेट में मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने नवनिर्मित स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री श्रीनिवास यादव ने कहा कि बच्चों को पढ़ाई और शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी प्रोत्साहन देना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों को उनके अनुरूप आवश्यक सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते हुए खेलों के विकास को प्रोत्साहन दे रही है। उन्होंने जन सामान्य से कहा कि सभी लोग इस अवसर का सदुपयोग कर लेना चाहिए। దీర్ఘకాలికమైనటువంటి పరిష్కారాల కోసం చాలా వరకు డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది, మీరందరూ చూస్తున్నారు. రెండోది స్విమ్మింగ్ పూల్స్ కూడా ఈ ఎండాకాలంలో చాలా అత్యవసరమైనటువంటి, ఒకటి ఆరోగ్యరీత్యా కావచ్చు, రెండోది ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది చాలా ప్రధానమైనటువంటి. పిల్లలకి ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్ సమ్మర్ హాలిడేస్ వచ్చినప్పుడు ఇవి అవైలబుల్ ఉంటే చాలా వరకు ఉపయోగపడేటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి. అయితే వచ్చే సంవత్సరం ఏంటంటే మార్చిలోనే స్టార్ట్ చేస్తాం. వచ్చే సంవత్సరం మధ్యలో కరోనా వల్ల కొంత ఇబ్బంది అయింది, మనందరికీ తెలుసు. స్విమ్మింగ్ పూల్స్ అన్ని క్లోజ్ చేసినట్టు, బట్ ఇప్పుడు కూడా డిలే అయింది బాగా. నెక్స్ట్ ఇయర్ అట్లా కాకుండా ఏంటంటే మార్చిలోనే స్టార్ట్ చేస్తాం. మన దగ్గర ఇక్కడ కావచ్చు, అమీర్పేట ప్రాంతంలో కావచ్చు, అదేవిధంగా ఇక్కడ సికింద్రాబాద్ ప్రాంతంలో, దీంతో పాటు హైదరాబాద్ సిటీలో కూడా అన్ని ప్రాంతాలలో మరి మార్చి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలని అనుకుంటుంది. పిల్లలకు బాగా ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ అంటే నీకు ఎక్సర్సైజ్ అనేది రకరకాలుగా ఉంటుంది. ఒకటి జిమ్ పోవడం, రన్నింగ్ పోవడం, వాకింగ్ పోవడం, బట్ అన్నిటికంటే స్విమ్మింగ్ పూల్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अर्ली बर्ड योजना के अंतर्गत ऑनलाइन द्वारा भुगतान किए मामलों में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। भुगतान पूर्ण होने पर भी अभी बकाया है ऐसा दिखाया जा रहा है। इस बात को लेकर कई लोग काफी चिंता में और परेशान है। अर्ली बर्ड योजना के तहत अपने संपत्ति करों का भुगतान किए लोग जीएचएमसी जोनल कार्यालय, सर्कल कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। बैंक अकाउंट से खाते से नकदी तो कट गई, लेकिन जीएचएमसी के खाते में यह राशि बकाया बताई जा रही है। इस संबंध में बल्दिया अधिकारियों से संपर्क करने पर उनका कहना है कि यह सब बैंक वालों की ही व्यवस्था है, कहकर इस अपराध को बैंक वालों पर ही ठोक रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बैंक से संपर्क करने पर वे जीएचएमसी से संपर्क कर जांच करवा लेने की बात कह रहे हैं। इससे ऑनलाइन भुगतान किए तो अंततः क्या करना है, इस सोच में काफी परेशान है। अब गौरतलब बात यह है कि ऑनलाइन में करों की वसूली कर रहे जीएचएमसी को एक बार में भुगतान पूर्ण होते ही वह सक्सेस हुआ या फेल हुआ या वापस राशि खाते में गई, उस खाते में लौट आएगी, इस बात की पुष्टि करने या स्पष्ट स्थिति बताने की हालत में जीएचएमसी के अधिकारी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने की 26 तारीख को हैदराबाद दौरे पर आने के संदर्भ में अधिकारी बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्थाएं कर रहे हैं। आईएसबी कैंपस को एसपीजी के अधिकारियों ने अपने अधीन में ले लिया है। यह होने वाले स्नातक उत्सव में 930 विद्यार्थी शामिल होंगे। अधिकारी इन सभी विद्यार्थियों के बैकग्राउंड की जांच कर रहे हैं। हैदराबाद में 26 मई को आयोजित आईएसबी के दीक्षांत समारोह में मोहाली कैंपस में 330 विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं, जिससे एसपीजी के अधिकारी कुल 930 विद्यार्थियों के सामाजिक माध्यमों से संबंधित खातों की जांच कर रहे हैं। इनके सामाजिक माध्यम खातों में मोदी के खिलाफ कुछ पोस्ट है या नहीं, इस बात की भी जांच की जा रही है। वहीं दूसरी ओर विद्यार्थियों के बैकग्राउंड पर भी जांच एवं पूछताछ जारी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता नारायण ने कहा कि आईएसबी के विद्यार्थियों पर निगाह रखना यह प्रजातांत्रिक है। यह ऐसा हो तो जिन विद्यार्थियों के सामाजिक माध्यमों से संबंधित खातों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्ट पाए जा रहे हैं, उन विद्यार्थियों को कैंपस में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है। नारायण ने बताया कि विद्यार्थियों के व्यक्तिगत खातों की जांच करना यह उचित नहीं है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि मोदी के खिलाफ पोस्ट रखे लोगों को दीक्षांत समारोह में भाग लेने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है। उन्होंने बिना शर्त के आईएसबी विद्यार्थियों को कैंपस में प्रवेश करने की अनुमति देने का आग्रह किया। ప్రతిష్టాత్మకమైన ఇండియన్ బిజినెస్ స్కూల్ హైదరాబాద్ దీని రేపటికి వార్షికోత్సవం జరగబోతా ఉంది. ప్రధానమంత్రి కూడా రాబోతున్నాడు, మంచిదే.
ఇది ప్రపంచంలో దేశంలో గుర్తింపబడినటువంటి ఒక బిజినెస్ స్కూల్. దానిలో ట్రైనింగ్ అయ్యే విద్యార్థులు కూడా జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ప్రముఖ పాత్ర వహించేటువంటి వాళ్ళు తయారవుతున్నారు. అలాంటి స్కూల్ వార్షికోత్సవానికి ఈ విద్యార్థులు ట్విట్టర్లో గాని, ఫేస్బుక్ లో గాని, సోషల్ మీడియాలో గాని ప్రధానమంత్రి మోడీకి వ్యతిరేకంగానో ప్రజాస్వామ్యానికి అనుకూలంగానో ట్వీట్ చేస్తే వాళ్ళని పరిశీలించి వాళ్ళు బ్లాక్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఇది దుర్మార్గం. ఇది డెమోక్రటిక్ కంట్రీ, ఇది ప్రజాస్వామ్య దేశం. మన భావాలు వ్యక్తపరచుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి ప్రజాస్వామ్య పద్ధతుల్లో. ప్రజాస్వామ్య పద్ధతుల్లో కూడా వ్యక్తపరచడానికి వీలు లేకుండా చేసేటువంటి ఒక నియంత్రిత ధోరణి ఈ బిజినెస్ స్కూల్లో ప్రారంభిస్తే దాని విద్యార్థులు తయారవుతారు. ఇంకా ఇది సమాజానికి ఉపయోగపడి అవుతారా, లేకపోతే మోడీ లాగా నియంత్రణ తయారవుతారా? ఇది మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. తక్షణం అలాంటి విద్యార్థులపై నిఘాను మొత్తం తీసేసి విద్యార్థులందరినీ బేషరతుగా స్నాతకోత్సవంలో పాల్గొనే ఏర్పాటు చేయమని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తాం. లేకుండా పోతే ఇది అన్యవర్గ ధోరణికి దారితీస్తుంది. ప్రధానమంత్రి క్షమాపణ చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది ఎప్పుడైనా సరే. तेलंगाना राज्य सरकार ने अप्रवासी भारतीयों, पूर्व मेडिकल विद्यार्थियों, धनियों को तथा बड़े व्यापारियों से आग्रह करते हुए कहा कि आप लोग विभिन्न सरकारी अस्पतालों को दत्तक लेकर उनके विकास में अपना सहयोग प्रदान करें। इस संदर्भ में राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने भी यही आग्रह किया। मंत्री हरीश राव ने कहा कि सरकारी अस्पतालों को दत्तक लेकर उसमें मौलिक सुविधाएं प्रदान करना, अस्पताल भवनों का निर्माण करना, उपचार संबंधी उपकरणों को प्रदान करना तथा उनको अस्पताल में स्थापित करवाना जैसे कामों में अपनी भागीदारी निभाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अस्पतालों को दत्तक लेकर उनका विकास किया जाए तो सरकार उन अस्पतालों का विकास किए लोगों के नाम पर अस्पताल स्थापित करेगी। इतना ही नहीं, जो लोग जिस अस्पताल को दत्तक लेंगे तो अस्पताल का नाम उन्हीं के नाम पर रखने की सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस विकास के कार्य में उन्हें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। हरीश राव ने प्रमुख फार्मा कंपनियों से भी CSR के तहत अस्पतालों को दत्तक लेने का आग्रह किया। राज्य की सत्ताधारी TRS पार्टी तथा भारतीय जनता पार्टी से संबंधी कार्यकर्ताओं के बीच व्हाट्सएप ऐप की बहस अंततः चाकूजनिक की घटना का रास्ता निकली। हैदराबाद नगर के नल्लाकुंटा डिवीजन प्रेसिडेंट मेडी प्रसाद नल्लाकुंटा, भारतीय जनता पार्टी के महासचिव महेश एक दूसरे पर व्हाट्सएप से माध्यम से आलोचनाएं की। आलोचनाओं की कड़ी अंत में चाकुओं के हमले की नौबत पर आ खड़ी हुई। TRS पार्टी के नेता मेडी प्रसाद ने यह कहकर व्हाट्सएप ऐप में आलोचना की कि TRS पार्टी द्वारा दलितों के लिए किए जा रहे विकास को देखकर भारतीय जनता पार्टी उसे देख नहीं पा रही है, बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, कहकर टिप्पणियां की। उनकी इन टिप्पणियों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता महेश TRS किला एक पोस्ट व्हाट्सएप पर डाल उसी दिन उसी रात मेडी प्रसाद को नल्लाकुंटा क्षेत्र में एक स्थान पर आने के लिए आमंत्रित किया। महेश मेरी प्रसाद पर चाकुओं से हमला कर दिया गया। इस हमले को लेकर मेरी प्रसाद ने काचीगुड़ा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। मेरी प्रसाद पर हुए हमले की भत्सना करते हुए अंबरपेट क्षेत्र के विधायक कालेरू वेंकटेश ने DCP कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। इस मामले की जांच अभी जारी है। अधिकांश छोटे बच्चों में जन्म के समय से ही बहरेपन की समस्याएं रहती है। माता पिता को इस बात की सही जानकारी न होने से वह उन बच्चों में 3-4 साल की उम्र पार करने के बाद भी इसकी पहचान नहीं कर पा रहे हैं। इस समय भी कई लोग इसी प्रकार की समस्याओं से पीड़ित है। जन्म लिए बच्चों में ऐसी समस्या की पहचान कर उसका तत्काल उपचार किया जाए तो वह सफल हो सकता है। ऐसे ही उपचार के लिए हैदराबाद के गांधी अस्पताल में विशेष विभाग शीघ्र ही जनता की सेवा के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। बधिरता सुनने की समस्या से पीड़ित बच्चों के लिए कॉक्लियर इम्प्लांटेशन प्रक्रिया आरंभ करने के लिए गांधी अस्पताल में एक उपचार केंद्र को स्थापित किया जा रहा है। गांधी अस्पताल में इस समय प्रसूति विभाग भी है। जन्म लिए बच्चों में सुनने की समस्या की पहचान की गई तो तत्काल इस केंद्र में उन बच्चों को चिकित्सा में उपचार की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके लिए नए अस्पताल भवन के 8वें माले पर विशेष ऑपरेशन थिएटर का भी गठन किया जा रहा है। ग्रहण शक्ति प्रदान करने के लिए काम के ऊपरी भाग में शल्य चिकित्सा कर बच्चे के कान में किस प्रकार की समस्या है
इसकी पहचान कर तत्काल उसका उपचार किया जाएगा। यदि आवश्यकता पड़ी तो बच्चे के कान में एक छोटा सा यंत्र भी स्थापित किया जाएगा जो कान के बाहर दिखाई पड़े ऐसा एक छोटा स्पीकर स्थापित किया जाएगा। शल्य चिकित्सा इन दोनों को आपस में जोड़कर जो प्रक्रिया करते हैं उससे बच्चे आसानी से सुन सकते हैं और लोगों की बातें भी ग्रहण कर सकते हैं। 3 से 5 वर्षीय बच्चों के लिए का क्लियर इम्प्लांटेशन के पश्चात विशेष रूप से स्पीच थेरेपी भी उपलब्ध कराई जाएगी। कोटी स्थित ENT अस्पताल में यह उपचार व्यवस्था प्रदान की जा रही है, लेकिन इसमें थोड़ी लापरवाही अभी भी हो रही है क्योंकि उपचार के लिए बाहर निजी अस्पतालों में जाने पर 10 से 12 लाख रुपए तक का खर्चा आता है। अब शीघ्र ही यह उपचार व्यवस्था गांधी अस्पताल में भी आरंभ होने जा रही है, जिससे गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों को काफी हद तक राहत मिलने की संभावनाएं है। लीवर प्रत्यारोपण शल्य चिकित्सा है, इस वक्त उस्मानिया अस्पताल तथा अस्पताल में भी चल रहे हैं, जिससे अब गांधी अस्पताल में भी किसका तीसरा केंद्र आरंभ होने वाला है। उस्मानिया अस्पताल के पुराने भवन को बंद कर देने से वर्तमान समय में वहां पर याकुत प्रत्यारोपण शल्य चिकित्सा नहीं हो रही है। इस समय लगभग 160 से अधिक लोग उस्मानिया अस्पताल में अपने लीवर प्रत्यारोपण के लिए पंजीकरण कराकर अपने बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया छातापुर शाखा में एक आग दुर्घटना घटी। यह बैंक में शॉर्ट सर्किट हो जाने से आग की लपेटें निकलने शुरू हुई। बैंक में आग लगने से वहां और आसपास के क्षेत्रों में गहरा धुआं छा गया। इस धुएं को देख स्थानीय लोगों ने तत्काल इस बात की पुलिस को सूचना दी, जिससे पुलिस ने दमकल विभाग को सूचित कर बैंक में दमकल वाहन को बुला लिया। दमकल कर्मियों ने बैंक पर पहुंचते ही आग को बुझाने की कार्रवाई आरंभ कर दी। यह आग को बुझाने के लिए 2 फायर इंजनों की मदद लेनी पड़ी। इस आग दुर्घटना में कितना नुकसान हुआ इस बात का अब तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जगतगिरी गुट्टा पुलिस थाना परिधि में स्थित एल्लम्मा बंडा दत्तात्रेय कॉलोनी में संदेहास्पद हालत में एक विवाहिता का सड़ा गला शव एक बंद मकान में पड़ा मिला। उस बंद मकान में खिड़कियों से गंदी बांस के फैलने से स्थानीय लोगों ने इस बात की पुलिस से शिकायत की। एल्लम्मा बंडा दत्तात्रेय कॉलोनी में वहीं की निवासी विवाहिता महिला शिरीषा का शव सड़ी गली हालत में पड़ा मिला। स्थानीय लोगों ने बताया कि जिस मकान में शव निकला है उस मकान को गत कई दिनों से ताला लगा हुआ है। मकान को ताला लगा रहने से पुलिस ने ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया तो शव को देख वह अचंभित रह गए। पुलिस को वह पूरी तरह सड़ी गली अवस्था में शिरीषा का शव पड़ा मिला। स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि उस महिला का पति भी गत 1 सप्ताह से नजर नहीं आ रहा है। पुलिस संदेहास्पद मौत का मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है। पुलिस को संदेह है कि शायद उसका पति ही उसकी हत्या कर फरार हो गया। धूलपेट आबकारी पुलिस थाना परिधि में कोकीन की बिक्री कर रहे लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ब्रू कॉफी पैकेटों में किसी को भी किसी भी प्रकार का संदेह ना हो, इस प्रकार से कोकीन की बिक्री की जा रही थी। इस बात की पुख्ता जानकारी मिलने से पुलिस ने 3 लोगों को धर दबोच लिया। पुलिस ने बताया कि इस मामले में कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से एक इनोवा कार, होंडा एक्टिवा वाहन तथा नगद राशि भी बरामद की गई है। गौरतलब है कि इन गिरफ्तार हुए लोगों में एक अफ्रीकन व्यक्ति भी शामिल है। 8:30 की మాకు వచ్చిన కొంచెం క్రెడిబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ద్వారా ఈ ఆఫ్రికన్ ఎవరైతే ఘానాతో ఉన్నాడో ఇంకో అతను మన ఇండియన్ సందీప్ అనే అతనికి కోకేన్ అమ్ముతున్నట్టు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే మన టీం వాళ్ళు డిస్ట్రిక్ట్ టాస్క్ ఫోర్స్ టీం వాళ్ళు వెళ్ళి మన పురాణ పూల్ దగ్గర దంతి మాత టెంపుల్ వద్ద అప్రిహెండ్ చేస్తారు. సో ఆన్ ద స్పాట్ ద ఘానా అతను మారిస్ MIURIS మారిస్ తన పేరు, ఘానా నేషనల్. He was selling cocaine to Sandeep Shah. He is also a peddler. Sandeep Shah కూడా పెద్దరు, ఆఫ్రికన్ పెద్ద పెడ్లరు. సందీప్ షా తన కింద పనిచేస్తే ఇంకొక పెడ్లర్. సో అక్కడ సెర్చ్ చేయగా తన యాక్టివా, హోండా యాక్టివా TS09EH7165 होंडा एक्टिवा। डिजी लॉकर के उपभोक्ताओं को एक खुशखबरी मिली है।
डिजी लॉकर ऐप को आगे से व्हाट्सएप ऐप के साथ जोड़ा जा रहा है। वृहद संस्था के सीईओ अभिषेक सिंह ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस कार्य को केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया परियोजना के अंतर्गत माई गॉड संस्था भी भागीदार है। आगे से पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहनों के पंजीकरण दस्तावेज, सीबीएसई से संबंध 10वीं तथा 12वीं की कक्षाओं के प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज केंद्र द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे क्लाउड स्टोरेज में सुरक्षित रखने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यह डिजी लॉकर ऐप उन सबके लिए बेहतरीन ढंग से काम करेगा। अब यह ऐप व्हाट्सएप ऐप से जोड़ा जा रहा है। व्यवस्था के लिए व्हाट्सएप ऐप नंबर 9013151515 आवंटित किया गया है। इस नंबर पर नमस्ते या हाय अथवा डिजी लॉकर कहकर अंग्रेजी में संदेश भेजने से चैटबॉट अपनी प्रक्रिया आरंभ कर देता है। इतना ही नहीं, यह मेनू सूची को भी प्रकट करता है। इस नई व्यवस्था से सभी क्षेत्र के लोगों को काफी राहत मिलने की प्रबल संभावनाएं है।